तो आज प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम है फूड फोर्सेस की बाय लो सेल हाई। तो इसमें क्या है, हमें एंड डेज दिए हुए हैं और उस पे स्टॉक्स का प्राइजेस दिया हुआ है। और क्या है कि हम पर डे या तो शेयर को ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या फिर हम कुछ ना करें। ठीक है, अगर कोई शेयर ख़रीदा हुआ है तो उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो इनिशियली हमारे पास ज़ीरो शेयर्स हैं, और अगर ज़ीरो शेयर्स है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको सेल नहीं कर सकते हैं। और आखिर में हमें ये बताना है कि हमारे पास कितना मैक्सिमम प्रॉफ़िट आएगा, कितना मैक्सिमम प्रॉफ़िट हम बना सकते हैं। और लास्ट में ज़ीरो शेयर्स होने चाहिए हमारे पास, मतलब अगर हमने जितने भी ख़रीदे हों तो वो हम सारे बेच चुके हों, कोई भी हमारे पास होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे एक ही एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, अब इस एग्ज़ाम्पल को कॉपी करते हैं, ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। तो मानते हैं कि हमारा करंट 10, तो हम कुछ एक बाइंग ऑप्शंस रख के चलते हैं कि हमारे पास बाइंग ऑप्शन क्या क्या है। बाइंग ऑप्शन, तो अभी हमारे पास जैसे 10 आया, क्या मैं 10 का कुछ 10 रुपये का कुछ बेच सकता हूँ? लेकिन अभी तक मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं, कोई शेयर है ही नहीं मेरे पास, तो मैं बेचूँगा क्या? तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं उसको एक ऑप्शन पोटेंशियल ऑप्शन रख सकता हूँ, पोटेंशियल बाय ऑप्शन। तो 10 जो है मेरा वो पोटेंशियल बाय ऑप्शन है। तो अगर इन फ्यूचर अगर मुझे 10 रुपये से बड़ी कोई वैल्यू मिलेगी, मतलब कोई सेलिंग प्राइस मुझे 10 से ऊपर का मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, उसको उस प्राइस पे बेच दूँगा और प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। देखते हैं। तो 10 रुपये डाल दिए मैंने, फिर आया 5। तो क्या पिछला कुछ ऐसा है जो मेरे पास 5 से छोटा है, या मैंने 5 रुपये से कम का कोई ख़रीदा हो, मेरे पास हो चीज़, उसको मैं बेच सकूँ? तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं 5 को भी डाल देता हूँ इसमें, 5 को भी रख लेता हूँ कि मेरे पास, अच्छा मेरे पास एक बाइंग ऑप्शन है 5 रुपये का, मैं 5 रुपये का कुछ ख़रीद सकता हूँ, इन फ्यूचर बेच भी सकता हूँ। अब 4 आया, 4 से कम भी कुछ नहीं है, 4 भी मेरे पास एक बाइंग ऑप्शन है। अब 7 आया, 7 से कम देखा मैंने, तो 7 से कम मेरे पास 4 है। 7 से कम मेरे पास 4 है, मतलब अगर मैं पीछे देखना चाहूँ कि 7 से छोटा क्या है, 7 से छोटा क्या है जिसको मैं बेच के कुछ प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो मैंने देखा कि 7 से छोटा 4 तो है। तो अगर मैं उस वाले शेयर को 4 रुपये का ख़रीद लूँ और 7 रुपये का बेचूँ, तो मेरे पास 3 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 7 यहाँ पे जैसे 4 रुपये का था मेरे पास, तो 7 में से 4 गया 3 रुपये, 3 रुपये का प्रॉफिट मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि मैंने क्या किया, 7 रुपये देखा और देखा कि एक शेयर 4 रुपये का पड़ा हुआ था, एक पोटेंशियल बाय ऑप्शन था मेरे पास 4 रुपये का ख़रीदने का। तो क्या मैं इस वाले शेयर को 7 रुपये का बेचूं, या इस 4 रुपये वाले को आगे कोई फ्यूचर में जाके उसको किसी बड़े प्राइस पे बेचूं? जैसे कि ये 4 रुपये का है, तो इसको मैं 7 का ना बेच के आगे जाके 9 का बेचता, ज़्यादा प्रॉफिट होता, या आगे जाके 12 का बेचता और ज़्यादा प्रॉफिट होता, या आगे जाके 10 का बेचता और ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो मेरे पास ऑप्शंस है ना, कि मैं इस 4 को अभी 7 रुपये का ना बेच के आगे जाके 12 का बेचूँगा, या आगे जाके 10 का बेचूँगा। तो जो हमारी ग्रीडी अप्रोच है करंटली, कि मैं करंट मोमेंट पे उसको सेल कर दूँ, ठीक है, करंट मोमेंट पे उसको सेल कर दूँ, लेकिन फ्यूचर क्या पता, फ्यूचर में कोई सेलिंग प्राइस ऐसा हो जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक चीज़ है, उसके लिए पता है हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ हम देखें यहाँ पे, तो हम करंट पोजीशन पे खड़े होकर क्या देखते हैं, क्या इससे छोटा कोई है? तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मिन हीप ले सकते हैं। मिन हीप जो हमें क्या बताएगा, जो हमें बताएगा कि करेंटली सीन मेरे, तो छोटा हो गया, बड़ा करते थोड़ा सा। करेंटली सीन जो मैं मेरे पिछले प्राइस, जो मेरे प्रीवियस डेज़ हैं, उन प्रीवियस डेज़ में मैंने कौन कौन से स्टॉक्स देखे हुए हैं। तो इसलिए हम एक मिन हीप रख सकते हैं जो कि हमें तुरंत सबसे छोटा वाला आंसर दे देगा
कि अच्छा सबसे छोटा 4 रुपये का देखा है तो अब मैं 7 रुपये का बेच सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे केस की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ मेरी ब्रेक हो रही हैं, है ना, उसको कैसे मेंटेन करें। उसके लिए हम पता है क्या करें, क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक चीज़ है, अभी वो चीज़ आगे बताऊंगा, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ पता है क्या करेंगे। तो मैं करेंटली मैंने देखा कि 7 रुपये के लिए मैं 4 रुपये वाले स्टॉक को बेच सकता हूँ। तो मैं उसको क्या करूँगा, बेच दूँगा। मान लो मैंने बेच दिया तो इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, 4 रुपये का था, बेच दिया तो उसको हटा दिया। कितना प्रॉफिट मिल गया मुझको, 3 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देखो ये 7 रुपये जो हैं ये एक पोटेंशियल बाय ऑप्शन भी तो है ना, कि मैं इस दिन क्या करूँगा, 7 रुपये का बेचूँगा नहीं, एक पोटेंशियल बाय ऑप्शन की तरह इसको रख लूँगा कि 7 रुपये का मैं कुछ यहाँ पे ख़रीद भी सकता हूँ इस डे पे। तो इसको 7 को तो डाल दिया एक तरीके से मैंने अपने हीप में, लेकिन जो फ्यूचर बाय ऑप्शन है वो कैसे मेंटेन करूँगा। तो एक चीज़ देखते हैं, मान लो मैंने 4 रुपये का मेरे पास स्टॉक था, मैंने उसको क्या किया, 7 रुपये का बेचा, ठीक है। और इन फ्यूचर वो 12 का बिक सकता था, इन फ्यूचर क्या वो 12 का भी बिक सकता था, तो 12 लिख लिया, ठीक है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ 4 से 7 की दूरी कितनी है, 4 से 7 रुपये का डिफरेंस क्या है, 3 रुपये। और 12 से 7 रुपये का डिफरेंस क्या है, 12 से 7 रुपये का डिफरेंस है 5 रुपये। तो 5 और 3 8। तो अगर मैं 4 का ख़रीदूँ, 7 का बेचूँ और फिर उस वाले को 7 वाले को 12 का बेच दूँ, तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 8 रुपये निकल के आ रहा है। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, मतलब 4 का ख़रीदा, 12 का बेचा, 8 रुपये। या फिर 4 का ख़रीदो, 7 का बेचो, 7 वाले को 12 का बेचूँ, तब भी 8 रुपये। तो दोनों केसेस बन रहे हैं। अच्छा, ये अगर नहीं समझ में आई चीज़ तो यहाँ पे एक चीज़ इसको मैं बताता हूँ। तो मैं बताऊँ यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मैं इसको 7 को 2 बार डालूँगा। इस 7 को, जो मेरा करंटली मैं बेचने वाली चीज़ थी ना, कि मैं 7 रुपये का बेच रहा हूँ, तो इसको मैं अपनी प्रायोरिटी क्यू में, अपने मिन हीप में क्या करूँगा, 2 बार डालूँगा। क्यों, क्योंकि देखो जो एक बार डाला तो ये मेरा कहता है कि ये एक मेरा पोटेंशियल बाय ऑप्शन है, ये क्या है, मेरा पोटेंशियल बाय ऑप्शन है। और जो दूसरा वाला 7 मैं डाल रहा हूँ, दूसरा वाला 7 मेरा ये बता रहा है कि भाई मैंने 4 रुपये का कुछ ख़रीदा हुआ था, उसको क्या किया है, 7 का बेच दिया है। तो मैंने इस वाले 7 को डाल दिया है। अगर मुझे 7 से बड़ा कहीं आगे कुछ मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, उससे बेचूँगा। तो ये क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा मेरी इस 4 से 7 वाली ट्रांजैक्शन को, कैंसल आउट करेगा और उसको 12 के साथ में पेयर कर देगा, 12 के साथ में उस 4 को पेयर कर देगा, तो उससे वो आंसर निकल आएगा। अगर अभी भी ये नहीं क्लियर होता है तो उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे है, तो वो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। ओके, अंडू मैकेनिज़्म की एक चीज़ है। ये देखो क्या कह रही है, अंडू मैकेनिज़्म, ये कुछ तो गड़बड़ सा हो गया है, ये मैंने लिख रखा था। तो मान लो देखो क्या है, तो ये अंडू मैकेनिज़्म कैसे वर्क कर रहा है, मैथमेटिकली सोचो कि मैंने कोई चीज़ मान लो P1 रुपीज़ की ख़रीदी और आगे जाके उसको P2 रुपीज़ मिला जो कि उससे ग्रेटर था, और उससे आगे मतलब डे 3 पे कुछ P3 रुपये का मिला, ठीक है। यही चीज़ तो है ना, करेंटली P1 का है, आगे जाके P2 का मिलेगा और उससे बड़ा आगे जाके मिल गया P3 का। तो देखो क्या हुआ, अगर मान लो मैंने उसको, ये डे 1 था, ये डे 2 था और ये डे 3 था, तो अगर मैंने उसको डे 2 पे बेच दिया, डे 2 पे बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, P2 माइनस P1, मतलब 7 में से 4 क्या, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीडली सेल कर दे रहा हूँ जो मैंने डे 1 पे ख़रीदा था। तो मैं डे 1 पे जो चीज़ मैंने ख़रीदी थी तो उससे प्रॉफिट कितने का हुआ है मुझे, P2 माइनस P1 का प्रॉफिट हुआ है। और मैं क्या करा, और मैंने क्या किया, इस वाले P2 को, ये जो मेरा 7 था, इसको मैंने दोबारा से क्या किया है, अपने हीप में डाल दिया है एज अ कैंसिलेशन टोकन। कैंसिलेशन टोकन का क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे आगे जाके कुछ बड़ा मिलेगा तो मैं उससे नलीफाई कर सकता हूँ। देखो मैथमेटिकली कैसे इसका प्रूफ करेंगे, चलो देखो। आगे अगर मुझे डे 3 पे कुछ बड़ा प्राइस मिल गया, देखो जैसे डे 3 पे मुझको
डे 3 पे मुझको P3 रुपीज़ का कुछ मिला, विच इज़ हायर देन P2, जो कि P2 से क्या है, ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, उसको P2 के अगेंस्ट सेल करूँगा। P2 टोकन हो गया ना मेरा, एक तरीके से मेरा P2 टोकन है, उसके अगेंस्ट सेल करूँगा। तो मेरा उसमें प्रॉफिट, उस वाले में प्रॉफिट क्या आएगा, P3 माइनस P2 प्रॉफिट मिलेगा। तो अब मैं क्या देखूँ, अब क्या हो रहा है, तो अगर मैं दोनों प्रॉफिट को ऐड करूँ, क्या करूँ, ऐड करूँ, तो मेरा वो जो है कैंसिल हो जाएगा। देखो प्रॉफिट क्या आया, अरे यार माइक गिर गया। तो देखो जैसे देखो अभी यहाँ पे प्रॉफिट क्या हुआ, P3 माइनस P2 का, और डे 1 पे क्या प्रॉफिट हुआ था, डे 1 पे प्रॉफिट हुआ था P2 माइनस P1 का। तो देखो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, इस P2 से ये P2 तो कट गया ना, इस P2 से इस P2 ने इसको क्या किया, कैंसल आउट कर दिया। तो नेट प्रॉफिट कितना आया, P3 माइनस P1। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं कह रहा था कि इस 4 को 7 का बेचा था, और इस 7 को फिर मैंने 12 का बेचा था। तो एक तरीके से नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है, P3 माइनस P1 ही तो बन रहा है। इसीलिए इस वाले 7 को मैंने एक बार एक्स्ट्रा डाला था। और ये इसलिए एक बार क्यों डाला था, ताकि ये मेरा एक पोटेंशियल बाय ऑप्शन है। और ये 7 किस लिए है, ये 7 ये बता रहा है कि ये ऐसा कैंसिलेशन टोकन है कि जो मैंने 4 के साथ में ट्रांजैक्शन की है, क्या पता आगे जाके कुछ बड़ा मिल जाए, तो उससे मैं क्या कर सकूँ, कैंसिल कर सकूँ। ठीक है, तो ये वो चीज़ बता रही थी। तो अब फिर से एक बार ड्राई रन करते हैं। तो इस 7 को मैंने 2 बार डाल दिया है, 3 रुपये का प्रॉफिट आ गया है। अब मेरे पास क्या आया, अब मैं पहुंचा 9 पे। तो इसको एक तरीके से मिन ही पे ना, तो हम मिन ही मेंटेन करते हैं। चलो 5 सबसे आगे होगा। तो 9 रुपये का आया, तो मैंने देखा अच्छा 5 रुपये का, मैं 5 रुपये का बेच सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 5 का बेच दिया। प्रॉफिट कितने का मिला मुझको, 4 रुपये का मिला। अच्छा 9 में से 5 का 4 रुपये का प्रॉफिट मिला। और इस 9 को मैं डालूँगा ऐसा, ये मेरा 9 क्या है, पोटेंशियल बाय ऑप्शन है कि अब अच्छा मैं कुछ 9 रुपये का ख़रीद लिया है मैंने, उसको आगे जाके बेच सकता हूँ। लेकिन मैं एक 9 और डालूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, 5 रुपये वाले के साथ में ट्रांजैक्शन करी है, 5 वाले को बेचा है। तो 9 में से 5 गया, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अगर मुझे क्या पता दोबारा से कुछ बड़ा मिल जाए, तो एक तरीके से कैंसिलेशन टोकन है, दोबारा से बड़ा मिलेगा, तो मैं उस वाले से इस वाले 9 को घटा दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो इस तरीके से मैंने अभी समझाया। ठीक है, तो ये 9 आया, तो ये 9 को मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, फिर मैं पहुँचा 9 से 12 पे। 12 वाले ने देखा कि क्या है मेरा पोटेंशियल बाय ऑप्शन, तो 7 है। 7 रुपये का अगर मैंने कुछ ख़रीदा, तो कितना प्रॉफिट आया, 5 रुपये का प्रॉफिट आया, और 12 आ गया 2 बार। ठीक है, फिर मैं 6 पे आया। 6 जो है, 6 वाला किसी को ख़रीद ही नहीं सकता, मतलब 6 वाला जो है किसी को ऐसा कुछ है ही नहीं, 6 से छोटा कोई है ही नहीं जिसको मैं बेच सकूं। तो 6 को भी मैं पोटेंशियल बाय ऑप्शन डाल लेता हूँ। फिर 2 पे आया मैं, 2 के लिए भी कुछ नहीं है जो बेच सकूँ, छोटा है ही नहीं 2 से कुछ, तो 2 को डाल लिया। अब मैं 10 पे आया, तो मैंने देखा अच्छा 10 पे आया, तो मैंने देखा 2 रुपये वाला पड़ा है, तो मैं 2 रुपये वाले को बेच सकता हूँ। तो मैंने 2 रुपये वाले को बेच दिया। मेरा प्रॉफिट कितना आया, 8 रुपये का प्रॉफिट आया। 8 5 13 7 20, ठीक है, 8 रुपये का प्रॉफिट आया। तो मैंने क्या किया, फिर से 10 वाले को 2 बार डाल दिया, और ये मेरा क्या हुआ, बाहर चला गया, मतलब सारे डेज़ ख़त्म हो गए। तो अब देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना बना है, नेट प्रॉफिट बना है 4 3 7 5 12 12 8 20 रुपये का नेट प्रॉफिट बना है, जो कि हमारा आउटपुट भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये किया है। तो अगर मैं दोबारा से देखूं, तो भी ये इस वाले टेस्ट केस पर ड्राई रन करोगे खुद से तो हो जाएगा। तो जब हमें एक पोटेंशियल सेलिंग ऑप्शन मिलता है कि ये मेरा कुछ प्राइस है, जैसे मान लो ये मेरा 12 है, 12 से छोटा मैं कुछ बेच सकता हूँ, तो मैं 12 को 2 बार पुश कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एक बार वो मेरा बाइंग ऑप्शन बनेगा, पोटेंशियल बाइंग ऑप्शन बनेगा, और दूसरी बार मेरा जो है वो कैंसिलेशन टोकन बनेगा, जिसके लिए मैंने किसी को मैंने बेचा था, उसके लिए क्या मेरा कुछ बड़ा आंसर मिल रहा है, तो वो एक कैंसिलेशन टोकन बनेगा। ठीक है, तो इसका कोड करते हैं, कोड करके देखते हैं क्या ये रन कर रहा है।
क्या किया, एक वेक्टर लिया अपना एरे ऑफ साइज है, इनपुट लेना है तो क्या करना है मुझको, इनपुट लेना है तो सीन कर लो एक्स, ठीक है। इनपुट आ गया है, अब मुझे निकालना एक प्रायोरिटी क्यों लेनी पड़ेगी, जो कि मुझे बनानी है मिन एप। इसको पी क्यू बोल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लाइन से चलना चालू करता हूँ। एक प्रॉफिट वेरिएबल ले लेता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करने हैं, सारे ही अपने प्राइसेस को देखना है, ठीक है। तो अगर मेरा पी क्यू एम्प्टी है, मतलब पी क्यू में कुछ है ही नहीं, मतलब पी क्यू में तो मैं हमेशा डाल ही रहा हूँ, क्यों, पी क्यू में मैं अपने प्रायोरिटी को मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा डाल ही रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ऐसा पोटेंशियल बाय ऑप्शन तो मेरा हमेशा ही बन रहा है, ठीक है। तो प्रायोरिटी के में मैं एक्स तो हमेशा ही डाल रहा हूँ, लेकिन मैं बेच कब रहा हूँ, मतलब कोई चीज़ मेरे पास ख़रीदी हुई पड़ी हुई थी, मतलब पोटेंशियल बाय ऑप्शन था, क्या मैं बेच सकता हूँ, ये कब हो रहा है, इफ़ माई प्रायोरिटी क्यू इज़ नॉट एम्प्टी एंड जो सबसे छोटा वाला बंदा पड़ा हुआ है, सबसे छोटा प्राइस पड़ा हुआ है, क्या वो छोटा है मेरे करंट वाले प्राइस से, करंट प्राइस मेरा एक्स है और जो टॉप पे पड़ा हुआ है छोटा पड़ा हुआ है, अगर वो छोटा है करंट वाले से तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं बेच सकता हूँ, है ना, बेच सकता हूँ। तो प्रॉफिट में ये क्या हो गया, तो प्रॉफिट में मैं अपने ऐड कर लूँगा, क्या ऐड करूँगा, प्रॉफिट में मैं ऐड करूँगा करंट माइनस पी क्यू डॉट टॉप, और क्या करूँगा, उसको प्रायोरिटी क्यू से निकाल दूँगा और एक बार एक्स को डाल दूँगा, क्यों, वही कैंसिलेशन टोकन ही, ठीक है। बस इतनी सी एल्गोरिथम थी, और इसको मैं रन कर दूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, प्रॉफिट। देखते हैं क्या सही आ रहा है, हाँ दोनों ही टेस्ट केस पास हो गए हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं बताऊं कि इस प्रॉब्लम की रेटिंग कितनी थी, तो ये 2400 रेटेड प्रॉब्लम था, डी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम का, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से हम सीख रहे हैं, क्या सीखे हैं हम इस प्रॉब्लम से, हमें सीखने में क्या मिला है एक्चुअली में, तो वो उसके मैंने थोड़े से नोट्स बना रखे हैं, वो दिखाता हूँ। तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि ग्रीडी विथ रिग्रेट, तो ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है, मतलब एक तरीके से देखो हमारे पास क्या है, एक तरीके से एक अंडू मैकेनिज़्म है ना, कि मैंने मान लो अपने पास्ट में कुछ ख़रीदा था और उस वाले डिसीजन को मैं क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि करंट मोमेंट पे मुझे जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस लगती है, करंट मोमेंट पे जो मुझे बेस्ट पॉसिबल चॉइस लगती है उसको मैं ले लेता हूँ और मैं कभी दोबारा पीछे नहीं देखूँगा। ये तो स्टैंडर्ड ग्रीडी कहता है ना, स्टैंडर्ड ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहता है, स्टैंडर्ड ग्रीडी एल्गोरिथम कहता है कि जो करंटली मुझे बेस्ट पॉसिबल चॉइस लग रही है उसको मैं ले लूँगा, लेकिन पीछे मुड़ के दोबारा कभी नहीं देखूँगा, ठीक है। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या है, अगर मैं आगे ही देखता चला जाऊँ तो मेरी अप्रोच फेल हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं करंटली जिस प्राइस पे बेच रहा हूँ उससे बड़ा प्राइस मुझे कुछ आगे मिल रहा हो, इन फ्यूचर मुझे कुछ बड़ा प्राइस मिल रहा हो। तो इससे क्या होगा, हमारे चांसेस जो हैं ख़राब हो जाएंगे कुछ बड़ा प्रॉफिट कमाने के, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल सेलिंग अ शेयर फॉर अ स्मॉल प्रॉफिट टुडे माइट रूइन योर चांस टू सेल दैट सेम शेयर फॉर अ मैसिव प्रॉफिट टुमारो। तो ये चांसेस ख़राब हो रहे हैं ना, तो ये एक अंडू ट्रिक है वाया डेटा स्ट्रक्चर्स। तो एक अंडू मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, तो देखो हम क्या कर सकते थे कि कोई बैक ट्रैकिंग का कॉम्प्लेक्स कोड लिख सकते थे जो कि बहुत ही स्लो होता। तो किस लिए, किसी प्रीवियस वाले डिसीजन को कैंसिल करने के लिए, लेकिन हम इसको
और अच्छे से कर सकते हैं। कैसे कि कैसे, जैसे लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, कोई हम क्या कर रहे हैं, हम चीपेस्ट प्राइस उठा रहे हैं कि ये रहा मेरा चीपेस्ट प्राइस, इसको मैं बेच दूंगा। लेकिन जब मैं बेच रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुश द करेंट प्राइस ट्वाइस, जो करेंट प्राइस है उसको मैं 2 बार डाल रहा हूँ। मतलब एक बार तो जा ही रहा है हमेशा, लेकिन एक बार और डाल रहा हूँ एक्स्ट्रा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपनी एल्गोरिदम को एक चांस दे रहा हूँ, एक काइंड ऑफ कूपन है कि अगर तुम्हें आगे जाके कोई बड़ा प्राइस मिले, आगे जाके तुम्हें कोई बड़ा प्राइस मिले, तो पता है क्या करना, आज वाली ट्रांजैक्शन को कैंसिल मार देना और बड़े वाले प्राइस पे ख़रीद लेना। ठीक है, तो ये है अंडू मैकेनिज़्म। ठीक है, तो ये हमें ये बता रहा है कि हमें हमेशा पीछे जाके, पास्ट में जाके किसी मिस्टेक को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट टीचर्स यू डैट यू डोंट ऑलवेज नीड टू ट्रैवल बैक इन टाइम टू फिक्स अ मिस्टेक। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, कुछ ऐसा उसमें, ऐसा उस जगह पर रख दो जो कि हमारी करंट डे की कंडीशन को, सिचुएशन को आगे जाके फिक्स कर सके। जैसे लिखा है ना, यू कैन जस्ट लीव अ ब्रेड क्रम डेट करेक्ट्स द मैथ लेटर। तो हमने दोबारा से डाल दिया है जो कि हमारे आगे आने वाले बड़े प्राइस को फिक्स कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, वही चीज़ जो मैंने बताई थी, पावर ऑफ टेलीस्कोपिंग सम्स। जैसे कोई P1 प्राइस है, P2 प्राइस है और P3 प्राइस है, 3 प्राइसेस है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं डे 1 पे किसी को बेच देता हूँ, डे 1 पे बेच देता हूँ तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, P2 माइनस P1 मिलेगा, है ना। और मैं क्या करूँगा, इस P2 माइनस P1 तो मिलेगा, तो P1 को हटा देता हूँ, लेकिन P2 को मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ दोबारा से हीप में। क्यों? एज अ कैंसिलेशन टोकन, कि आगे कुछ बड़ा मिले तो इसको कैंसिल करके उसको डाल लेना। कैंसिलेशन टोकन वर्क कैसे कर रहा है, अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे जाके मुझे कुछ P3 मिला बड़ा, जो कि P2 से बड़ा था, तो मैंने क्या किया, उस P2 टोकन के अगेंस्ट सेल किया है। जो मेरे 4 था, 7 था और 12 आया था, तो मैंने 12 को 7 के अगेंस्ट सेल किया था। तो उसके लिए प्रॉफिट क्या आया था, P3 माइनस P2 मतलब 12 माइनस 7। तो मैं क्या करूँगा, तो ये क्या कर रहा है, इफ़ यू ऐड द प्रॉफिट टुगेदर, अगर मतलब एक बार प्रॉफिट ऐड करने की कोशिश करो, P2 माइनस P1 और P3 माइनस P2, ये P2 और ये वाला P2 जो है कट जा रहे हैं ना, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, इवेंचुअली P3 माइनस P1 ही बन रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। P2 माइनस P1 किया और P3 माइनस P1 दोनों प्रॉफिट को ऐड किया, तो इवेंचुअली वो जो है P3 माइनस P1 ही बन रहा है। तो हमने मैथमेटिकली क्या कर लिया, मैथमेटिकली डे 1 पे बाइंग एंड डे 3 पे सेलिंग अचीव करी है। जो बीच में डे 2 था ना, उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया है। लेकिन हमने अपने कोड के थ्रू कैसे किया है, दो सेपरेट प्रोसेस हैं। ठीक है, तो आगे क्या ये कहता है कि डीकपलिंग फ्रॉम रियलिटी, मतलब अगर रियलिटी में अगर देखा जाता इंसान कैसे करता, कोई एक शेयर लेता, उसको होल्ड करके रखता, फिर आगे जाके उसको कहीं बेचता, है ना। लेकिन हमने जो हमारी एल्गोरिदम थी, इसने हमें ये सिखाया कि हमें लिटरल रियलिटी को ट्रैक नहीं करना है कि मैं पीछे जाके कुछ मिस्टेक को सही करूँगा, नहीं। मैंने वहाँ पे कुछ क्या किया है, अपनी प्रायोरिटी क्यू में, जो हमारी प्रायोरिटी क्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी प्रायोरिटी क्यू रिप्रेजेंट कर रही है अपॉर्चुनिटीज़, बाइंग ऑप्शंस, कि मैं इस वाले को ख़रीद सकता हूँ, अब ख़रीद सकता हूँ, बाइंग ऑप्शंस। अगर मुझे कुछ बड़ा प्राइस मिलता है तो मैं छोटे वाले को, जो मेरे बाइंग ऑप्शन है उनमें से सबसे छोटे वाले को बेच दूँगा, तो वहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर मैं किसी करंट प्राइस पे खड़ा हूँ और पीछे से छोटा निकालूँ तो वो एन स्क्वायर प्रॉब्लम बन जाएगी, पीछे से छोटा ढूंढ के लाना। इसीलिए प्रायोरिटी क्यू में डालो तो n log n में हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीख रहे हैं कि जब कभी भी हमें ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम आए, ग्रीडी चॉइस जो है हमारी करंट सिचुएशन पे, जो ग्रीडी चॉइस है वो हमारे फ्यूचर ऑप्शंस को या फ्यूचर बेटर चॉइसेस को लॉक करते हैं। तो हमें एक सवाल करना चाहिए, क्या हम अपने एल्गोरिथम में ऐसा कुछ कर सकते हैं, इज़ देयर अ मैथमेटिकल वे आई कैन लेट द एल्गोरिथम चेंज इट्स माइंड लेटर। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारा जो करेंटली टेकन डिसीजन है वो आगे जाके चेंज हो सके। तो ये बताता है, एक बार देखना ये, आई होप, मुझे तो ये चीज़
समझ में आई, अच्छी लगी, देखते हैं आपको कैसा लगेगा।